हो गया? So hello guys, welcome to Study IQ. Good evening to all of you. So let's begin in a minute, ठीक है? Let other people also join in. So today we are going to see chapter number 4. तो chapter 4 से आज शुरुआत करनी है हमें. Okay, so we'll start in a minute. Let other people also join in. Meanwhile अगर आपके कोई doubts रहेंगे, then you can ask me those doubts, ठीक है? तो कोई doubt रहेंगे आपके, कुछ आपको सवाल पूछने हैं, then that you can ask me. Good evening to you all guys. ठीक है, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. हाँ, यस, ओके. सो गुड इवनिंग यार सबको, गुड इवनिंग. ओके, एनी डाउट? लेट्स स्टार्ट विद द डाउट. अगर पहले वाले लेक्चर में अगर कुछ डाउट रहेंगे. मीनवाइल जैसा कि आपको पता है, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द 2 टाइप ऑफ द कंटेंट. पहले तो आपको ये पीपीटी का भी एक्सेस मिलेगा, एंड देयर आफ्टर जो हमारे क्रक्स मटेरियल है ऑफ द एनसीईआरटी बेसिकली, तो ऐसा वाला जो मटेरियल है. ओके, आज का चैप्टर तो काफ़ी छोटा है, जल्दी जल्दी रैप अप भी हो जाएगा. इट इज़ रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल सेटिंग. तो 1-1.5 पेज का ही कुछ कंटेंट है. तो आई एम प्रोवाइडिंग यू बोथ ऑफ दिस कंटेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जस्ट गेट इट डाउनलोडेड. लेक्चर के पहले ही अपलोड करवा देता हूँ मैं, ताकि साइड बाय साइड आपको थोड़ा सा पढ़ने में एंड कवर अप करने में आसानी हो जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज. कोई डाउट है अगर आपका? ठीक है, हाँ. देखो, याद रखने वाला जो हिसाब है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेगा. इट विल टेक मोर नंबर ऑफ द रिवीजन. ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल पॉलिटी बहुत हॉट फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का. क्यों? बिकॉज डेली बेसिस पे आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हो, डेली बेसिस में दोस्तों में चर्चा होती है, राइट? लक्ष्मीकांत आप 4-5 बार पढ़ ही लेते हो, तो दैट्स वाई फिर पॉलिटी जो है वो आसानी से रट जाता है. बट एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, तो इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करके आपको ये कम से कम 2 या 3 बार है पढ़ना पड़ेगा. वंस यू हैव रेड इट 2 or 3 टाइम्स, देन ऑब्वियसली इसमें भी आपको जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे याद रखना चालू हो जाएंगी. डोंट वरी, ठीक है. यस, हाँ. देखो, नॉर्थन मोस्ट साइड जो है हड़प्पा की, वो मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, यस, मांडा को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, बिकॉज देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज सच अगर आप नॉर्थन मोस्ट साइड पकड़ोगे तो वो तो शौरतुगाई होगी, अफगानिस्तान वाली. ओके, बट अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. अब इंडियन कल्चर है तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाले साइड को यूजुअली हम लोग हिसाब में नहीं लेते. एक्चुअल सिविलाइजेशन का साइड तो ऑब्वियसली शौरतुगाई होना चाहिए, विच इज इन अफगानिस्तान. बट इंडिया में इसका जो नॉर्थन मोस्ट साइड है वो मांडा ही कंसिडर करते हैं हम लोग, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, यस. सो ठीक है, यस, आई होप इट इज़ क्लियर. और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यस, ठीक है, क्लियर है सब, परफेक्ट. ओके, चलो गाइज, देन विल स्टार्ट. आई गेस और कोई डाउट नहीं रहेगा. तो वी हैव ऑलरेडी कवर द 3 चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए. तो फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट दैट एस्पेक्ट. देयर आफ्टर हमने देखा था कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है. तो हिस्टोरियोग्राफी के डिफरेंट स्कूल्स हमने देखे थे. तो हमने देखा था इवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ हिस्टोरियोग्राफी, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री का. तो उसमें सबसे पहले कॉलोनियल व्यू, उसके अगेंस्ट नेशनलिस्ट व्यू आया. फिर 1947 के बाद दोनों स्कूल ने अपना कोर्स करेक्शन किया, एंड देन वी गॉट कैम्ब्रिज स्कूल एंड ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिस्ट स्कूल. एंड जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो आपको मिलेगा इन द सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव या फिर सबल्ट्रान स्कूल में. Thereafter in the 3rd chapter we had seen कि different type of sources क्या होते हैं और कौन से ईरा में से हम लोगों को कौन से sources मिले हैं. तो today we are going to move to the next chapter 4. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पहले 4-5 चैप्टर है वो एकदम ही ब्रीफ ओवरव्यू ही दे रहा है हमें हिस्ट्री का. तो उसी में से ये वाला भी चैप्टर है, 4th चैप्टर. इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल सेटिंग. ना ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बट ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके पूरे एनसीईआरटी का. अगर आपको इंडिया के पास के बारे में पढ़ना है, देन आपको इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स भी पता होने चाहिए. एंड ये ज्योग्राफिकल फीचर्स ने फिर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कैसे डाला ये भी पता होना चाहिए. तो एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है दैट इज बेसिकली गिविंग अस दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले दिस चैप्टर इज टेलिंग अस कि okay, there are certain passes as far as Indian subcontinent are concerned. सबसे important पास है आपका खैबर पास एंड बोलन पास. thereafter certain rivers है हमारे पास, उसमें 2 important river that is इंडस एंड गंगा के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है. and thereafter एनसीईआरटी is telling us that mountain ranges that is हिमालयास एंड विंध्यास.
तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इसने इंडिया के ऊपर हमेशा से ही इम्पैक्ट डाला है। अब एनसीईआरटी में तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ड्वेल ऑन ऑल दिस मैटर इन डिटेल। तो आपको थोड़ा सा मैप के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ऑल एस्पेक्ट। तो एक एक करके देखेंगे। दिस इज द रफ जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। नाउ एनसीईआरटी इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडस रिवर, तो ये आपका इंडस है। देर आफ्टर गैंगेटिक रिवर, तो ये आपका गंगा सिस्टम है। देर आफ्टर दिस विंध्यन रेंजेस एंड देर आफ्टर हिमालयन रेंजेस। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर जब हम हिस्ट्री में देखेंगे तो ये वाले जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है दोस्तों वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट ईच एंड एवरी कल्चरल सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है इंडिया में, उसके पीछे ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अब एक एक करके ईरा में देखेंगे। तो एंशियंट टाइम में जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कम्युनिटी थी, तो हमने देखा था प्री हिस्टोरी ऑफ इंडिया, दैट इज प्री हिस्ट्री जो है हमारी, दैट कंसिस्ट ऑफ पैलियो, देयर आफ्टर मेसो एंड देयर आफ्टर नियोलिथिक। तो ये जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक सेटलमेंट जो एंशियंट टाइम में थी, ये सारी की सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट रिवर वैलीज के अराउंड ही आपको मिलेगी। तो पैलियोलिथिक में हमें दो इम्पॉर्टेंट कल्चर मिले हैं। एक तो सोअन वैली कल्चर, ओके, जो वेस्टर्न साइड में है, मतलब उस साइड है इंडस वैली के। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट कल्चर जो हमें मिला है वो मिला है हम लोगों को मद्रासियन कल्चर, जो कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सो दैट क्लियरली टेल्स अस कि एंशियंट टाइम से ही जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के अक्रॉस ही डेवलप होना चालू हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक सेटलमेंट्स की भी अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट हम लोगों को रिवर वैली या फिर कहीं लेक के साइड में ही मिले हैं। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वाटर रिसोर्स, एंड वाटर रिसोर्स के बिना तो आपकी हिस्ट्री ठीक से डेवलप होगी नहीं, आप रह ही नहीं पाओगे। तो दैट्स द अर्लीस्ट टाइम से ही ये जो रिवराइन सिस्टम जो है इंडिया की, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्लियर सिविलाइजेशन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पैलियो मेसो नियो वाला हो गया। उसके बाद हमने देखा था एक सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुआ, दैट इज चैल्कोलिथिक। ये क्रोनोलॉजी हम पहले लेक्चर में ही डेवलप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट जो है वो इंडिया में आपको मिलेगी राजस्थान के साइड में। देन यू कैन क्लियरली सी ये जो राजस्थान वाला जो एरिया है इंडिया का, ये राजस्थान वाला एरिया सारा का सारा जो है एरिड रीजन है। बट ये इंपॉर्टेंट है एक चीज के लिए कि यहाँ पे आपको मिलेंगी खेतरी माइंस। तो खेतरी माइंस जो है दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉपर इन इंडिया। अभी के लिए तो यहाँ पे हम लोग कॉपर नहीं निकालते बिकॉज 2000 साल से ये माइंस हम लोग एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। तो ये जो खेतरी माइंस जो हमारे पास है, दोज आर इम्पोर्टेंट इवन फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। एज द नेम सजेस्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया था, चैल्को मतलब कॉपर, एंड कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन, ये हमने देखा था। तो चैल्कोलिथिक एज मतलब जो कॉपर एज है वो सिग्निफिकेंट इसी के लिए है बिकॉज ऑफ दिस चैल्कोलिथिक एज लेटर ऑन इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। नाउ ऑब्वियसली यू विल आस्क कि सर ये चैल्कोलिथिक और हड़प्पन का जो है वो एंगेजमेंट या फिर एग्जैक्ट रिश्ता क्या है। देन हड़प्पन एज जो है दोस्तों इंडिया में, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज जो है ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ब्रॉन्ज हमेशा बनता है आपका टू मेटल का मिक्स करके। एक तो आपको लगेगा कॉपर और दूसरा लगेगा टिन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जैक्टली इंडस रिवर के अराउंड ही डेवलप की हुआ। उसके पीछे का यही सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इन लोगों ने ब्रॉन्ज हार्नेस करना चालू किया था। और ब्रॉन्ज के लिए आपको लगेगा कॉपर, तो वो सराउंडिंग रीजन से इनके पास जाता था। एंड देयर आफ्टर टिन, तो अफगानिस्तान जो है वो टिन का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है आज भी। तो अफगानिस्तान से इनको टिन आता था एंड देयर आफ्टर राजस्थान के खेतरी माइन से इन लोगों को आता था कॉपर। एंड दैट्स हाउ वी कैन क्लियरली सी कि ब्रॉन्ज एज का जो पूरा का पूरा पीरियड है दैट इज रफली अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ से खेतरी से इनको कॉपर आता था एंड देयर आफ्टर अफगानिस्तान से इनको टिन आता था। ये दोनों का मिला के इन्होंने मिक्सचर बना के कर लिया ब्रॉन्ज। तो दिस ज्योग्राफिकल सेटिंग्स मतलब जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो है दैट हैज ऑलवेज प्लेड पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द प्री हिस्ट्री एंड देयर आफ्टर प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिकल साइट जो रिवर वैलीज के अराउंड डेवलप हुई है एंड देयर आफ्टर प्रोटो हिस्ट्री जो अगेन रिवर वैली के अराउंड ही है, बट उसके सिचुएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था दैट इज मेटल, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एंशियंट
तो वैसे ही एनसीईआरटी हैज आल्सो गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन पासेस। तो पासेस का मतलब होता है लैंड इन बिटवीन टू बिग माउंटेन रेंजेस। तो आपको ये पूरा इंडिया जो दिख रहा है, साउथर्न साइड में तो पूरा रिवर है। एंशियंट टाइम में यहाँ से अटैक होने का कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज इतनी बड़ी नेवल टेक्नोलॉजी एज सच किसी के पास नहीं थी। बट ऑन दी अदर हैंड नॉर्थन साइड से देखोगे तो यहाँ से आपको हिमालयाज मिलेंगे, तो यहाँ से भी इंडिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन जो है वो मिल गया। तो एक ही साइड इंडिया के लिए बचती है, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न साइड। एंड विद इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड यहाँ से ओके आपका आता है खैबर पास। खैबर पास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड देयर आफ्टर समवेयर अराउंड सेंट्रल से आता है आपका बोलन पास। ये दो जो पासेस है उसके बारे में एनसीईआरटी ने हमें बताया है, बिकॉज खैबर पास से आप नीचे उतरोगे पेशावर में, पेशावर से आप नीचे आओगे डायरेक्टली पहले तो तक्षशिला, तक्षशिला से नीचे पानीपत, पानीपत से नीचे दिल्ली। सो दिस इज द रफ इन्वेजन का रूट। एंशियंट टाइम में जितने भी मेजर इन्वेजन इंडिया में हुए हैं, कौन से मेजर इन्वेजन हुए हैं? सबसे पहला डायरियस द ग्रेट 516 और 518 बीसी के बीच में, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी में, उसके बाद इंडो ग्रीक, शकाज, कुशानास एंड देयर आफ्टर पहलवास। ये चार वाले जो इन्वेजन हैं समवेयर अराउंड सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी एडी। देयर आफ्टर हुनास का इन्वेजन जो हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्धन ईरा, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 550 से लेके 610 एडी के बीच में। एंड देयर आफ्टर हमारे पास जो मीडिएवल इंडिया के इन्वेजन है, जिसमें सबसे ड्रेडेड इन्वेजन पहला वाला जो है दैट इज मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी। देयर आफ्टर महमूद ऑफ गजनी ओके इन बिटवीन 1000 से लेके 1025 एडी। एंड देयर आफ्टर मोहम्मद ऑफ घुरीद दैट इज 1191 एंड 1192 एडी। ये सारे के सारे इन्वेजन जो है इंडिया में हुए हैं वाया खैबर पास। एंड दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज एंशियंट में तो हम नहीं देखेंगे बट मीडिएवल में हम जब जाएंगे ओके तब सुल्तान एंड देयर आफ्टर मुगल्स दोनों को ये चीज़ अच्छे से पता थी, बिकॉज उन्होंने वहीं से अटैक किया था। एंड दैट्स वाई दिल्ली में बैठे हुए सुल्तान और मुगल जो होते हैं उनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसको सिक्योर करना ही चाहिए। एंड दैट्स वाई ओके दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान हमेशा अफगानिस्तान अपने अंडर रखने में ही यकीन रखता था। वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वॉज टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। जब जब इंडिया ने ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर निग्लेक्ट किया है, इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन हुआ है। मौर्यन वॉज अ स्ट्रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वाई? बिकॉज मौर्यन के पास अफगानिस्तान वाला एरिया था। गुप्ता वॉज अ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी, वाई? बिकॉज गुप्ता के पास भी अफगानिस्तान वाला एरिया था। वैसे ही सल्तनत एंड मुगल्स वे स्ट्रॉन्ग बिकॉज उनके पास भी अफगानिस्तान वाला एरिया था। तो ये जो चार ग्रेट ईरा है इंडिया के एंशियंट पास के, इस टाइम पे हमारे ऊपर कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ। एंड जो होने का ट्राई हुआ उसको भी हम लोगों ने इफेक्टिवली डील किया, बिकॉज वी हैव दिस पर्टिकुलर एरिया अंडर अस। एंड सिमिलरली अगर बोलन पास की हम बात करें तो यहाँ से दो मेजर इन्वेजन इंडिया पे हुए हैं। एक तो नादिर शाह का इन्वेजन एंड दूसरा जो है वो बेसिकली इसका अपना अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन। तो ये दोनों इन्वेजन बेसिकली बोलन पास से इंडिया में हुए हैं। तो एनसीईआरटी इज गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन ओनली कि एंशियंट टाइम पे जो बड़ी डायनेस्टीज थी दैट इज बीट मौर्यन, देयर आफ्टर गुप्ता एंड मीडिएवल टाइम में सल्तनत एंड मुगल, ये बड़ी बनी क्यों? ये बड़ी बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इनके पास ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी था। एंड जैसे उनके पास ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया आ गया तो ऑब्वियसली उनको एक मिल गया नेचुरल प्रोटेक्शन। तो पासेस एंड माउंटेन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को जो है एनसीईआरटी ने दी है। एंड ऑन द अदर हैंड एनसीईआरटी इज ऑल्सो टेलिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवराइन सिस्टम इन इंडिया। तो जैसे वैदिक एंड महाजनपदा एज जो है, तो वी हैव गॉट वैदिक एज एंड देयर आफ्टर महाजनपदा एज एंड देयर आफ्टर हमारे पास है ग्रेट मगध डायनेस्टी। तो ये जो पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 बीसी से लेके रफली 300 बीसी तक, तो ये सारा जो इवोल्यूशन है उसके लिए इंपॉर्टेंस था रिवराइन सिस्टम का। एंड रिवराइन सिस्टम के अलावा ओके देयर वाज वन मोर थिंग दैट इज आयरन। तो आयरन इंडिया में अभी भी अगर आप देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में अच्छे खासे क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज बिहार में। तो एंशियंट टाइम में वैदिक सिविलाइजेशन जो हिंद बेसिकली गंगा रिवर के अराउंड सिचुएट होना चालू हो गई। एंड उसके अलावा फिर महाजनपदा एंड मगधा जो उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट में सिचुएट हुआ है, ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप क्यों हुई?
उसके पीछे आर एस शर्मा इज टेलिंग अस द रीजन कि देयर वर ट्विन फैक्टर। सबसे पहले तो फर्टाइल गंगा प्लेन जो था उसके वजह से इनके पास आया एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस इनके पास आया सबसे पहले। एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिविलाइजेशन। आपकी सिविलाइजेशन डेवलप कब होगी? सिविलाइजेशन तभी डेवलप होगी जब उसके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है। तो आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है राइट नाउ, इसीलिए तो आप बैठ के यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए तो अंबानी अपना धंधा खोल के बैठा है, राइट। एंड उसीलिए नरेंद्र मोदी जी अपना राजपाट चला पा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो एंड कैरी आउट दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू फीड आवर सेल्फ। हमारे पास बहुत प्रोड्यूस है, वो प्रोड्यूस सोसाइटी में बिकता है एंड फिर लोग खरीदते हैं। तो एग्रीकल्चर सरप्लस आपके पास जब होगा, इट विल अलाउ सर्टन पीपल from the farming community to carry out non-agricultural और non-farming practices। तो ये जो नॉन एग्रीकल्चरल या फिर नॉन फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जो हम बात करते हैं वो तभी होगी जब एग्रीकल्चरल सरप्लस जो वो आपके सोसाइटी में रहेगा, एंड ये रहना भी चाहिए। तो एंशियंट टाइम में जो बड़ी सिविलाइजेशन हमारे पास डेवलप हुई उसका वन ऑफ द बेस्ट रीजन वाज द एग्रीकल्चरल सरप्लस। एंड इसके अलावा आयरन, ओके। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है वो है आयरन। तो आयरन भी आप देखोगे कि मगध जो है दैट इज बिहार, उनके पास छोटा नागपुर प्लेटियो है, मतलब उनके पास रिच आयरन रिसोर्सेस है, और इसको यूटिलाइज करके इन्होंने एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ाया अपना। इन्होंने आयरन से बढ़िया क्वालिटी के वेपन्स भी बनाए, एंड इन दोनों का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली मगध ने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो मगध was the hotbed of the Mauryan dynasty also and it was the hotbed of the Gupta dynasty also। मौर्यन का कैपिटल भी पाटलिपुत्र था एंड आफ्टर गुप्ता का कैपिटल है वो भी पाटलिपुत्र था। तो दोनों का कैपिटल जो है वो आप यू कैन ट्रेस डायरेक्टली टू द पाटलिपुत्र और दी पटना, मॉडर्न डे पटना। तो अगेन यू कैन क्लियरली सी जो जोग्राफिकल सेटिंग्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन, उसने बड़े बड़े डायनेस्टीज को, बड़े बड़े एम्पायर को बनने बिगड़ने में जो है हेल्प की है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आर एस शर्मा इज बेसिकली टेलिंग अस। And thereafter, okay, once we come into the more advanced period, that is in post-ancient or in medieval period, तो खैबर पास वाला रोल तो हम लोगों ने देख ही लिया है। एंड वैसे ही साउथर्न इंडिया में भी जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, बी इट बेसिकली छोलाज, देयर आफ्टर पांड्याज एंड देयर आफ्टर चेराज, ये तीनों में भी जो आपका वाटर रिसोर्स है, बेसिकली रिवर जो है, इन्होंने रोल प्ले किया है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली आर एस शर्मा इज टेलिंग अस। एंड ये जोग्राफिकल सेटिंग्स जो है उसमें ये जो माउंटेन रेंजेस है दैट इज विंध्यन रेंजेस, वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्थन आर्यन कल्चर एंड साउथ के द्रविड़ कल्चर को सेपरेट रखने में एंशियंट टाइम में दिस वाज रिस्पॉन्सिबल। एंड हेंस यू कैन सी जब नॉर्थ में गजनी एंड घुरिड के जब इन्वेजन हो रहे थे तब साउथ इंडिया में फ्लरिशिंग पीरियड चल रहा था, छोला डायनेस्टी का रूल था, और छोला डायनेस्टी जो है उस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर जो है वो कब्जा बनाने में लगी हुई थी। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज गजनी एंड घुरिड एट द मोस्ट विंध्या तक ही आ सकेंगे, उसके नीचे तो नहीं जा पाएंगे। दिस वॉज द नेचुरल फ्रंटियर फॉर द साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो एंशियंट इंडिया में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन नॉर्थ में बनी, उसके पीछे रीजन था नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल टू देम। वैसे ही एंशियंट एंड मिडिएवल इंडिया में इन्वेजन्स हमेशा नॉर्थ पे हुए, साउथ पे नहीं हुए। उसके लिए अगेन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द विंध्यन रेंजेस वेर क्वाइट important, and this is something that we get from the NCERT, that is chapter number 4। and apart from that NCERT ने लास्ट में बात की है that is resources की। तो resources में हमने देखा था कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन, इनका जो लोकेशन है वो बड़ी बड़ी एमरजेंस या फिर बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन के एमरजेंस में कैसे काम में आई। तो वैसे ही एनसीईआरटी इज टेलिंग अस कि ये रिसोर्सेस के वजह से ही एंशियंट इंडिया में इलेबोरेट ट्रेड इंडिया में डेवलप हुई। तो ये ट्रेड डेवलप होने के पीछे जो बड़े बड़े रीजन थे वो थे अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया में आपको आयरन मिलेगा मगध वाले एरिया में, कॉपर मिलेगा आपको राजस्थान वाले एरिया में, एंड देयर आफ्टर आपको गोल्ड मिलेगा नीचे कर्नाटका वाले एरिया में। कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ का नाम तो सुना होगा, मूवी थी इसके ऊपर। तो कोलार गोल्डफील्ड से हमें मिलेगा गोल्ड।
इसके अलावा ओके डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस वेर टेकन अप इन द कंट्री। जैसे साउथर्न स्टेट की बात करें तो स्पाइसेस वहां पे सबसे ज्यादा लिए जाते थे। इस बेल्ट में ओके व्हीट सबसे ज्यादा लिया जाता था एंड इस वाले बेल्ट में बार्ली सबसे ज्यादा ली जाती थी। और यही पैटर्न जो है वो बाय एंड लार्ज आपको आज भी दिखेगा। तो व्हीट एंड राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा लिया जाता है। एरिड क्रॉप सच एज बार्ली जोवार जो है वो एरिड एरिया में लिया जाता है एंड स्पाइसेस तो आज भी साउथ इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो स्पाइसेस हम लोगों के पास डिफरेंट है, बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो डिफरेंट एरिया में सिचुएटेड है। एंड इन ऑर्डर टू एक्सचेंज दिस पर्टिकुलर रिसोर्सेज अल्टीमेटली इंडिया में इलेबोरेट 2 ट्रेडिंग रूट बने। एक बना आपका उत्तर पथ और एक बना आपका दक्षिण पथ। तो व्हाट आर दिस उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ? तो उत्तर पथ जो है वो रफली चालू होता है आपका तक्षशिला से। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट गांधार किंगडम ऑल्सो। तो तक्षशिला से वो नीचे आएगा, वो कनेक्ट करेगा राजगृहा से। एंड जो आपका दक्षिण पथ है वो चालू होता है श्रावस्ती से और जो नीचे जाके खत्म होता है प्रतिष्ठान से। तो ये वाला जो बेसिकली आपका उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ जो डेवलप हुआ वो महाजनपदा के अराउंड डेवलप हुआ। बट देयर आफ्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ है इसके जो लोकेशन है वो बदलते गए। सो फॉर एग्जाम्पल बाय द टाइम ऑफ मगध डायनेस्टी, मतलब मौर्यन डायनेस्टी आप कंसिडर कर सकते हो। तो जब मौर्यंस आए, मौर्यंस का रफ पीरियड जो है इंडिया में दैट इज 323 से लेके 188 BC। तो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ओके वी कैन क्लियरली सी ओके ओवर हियर, ठीक है। तो श्रावस्ती जो है यहाँ पे आपको दिखेगा उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका था ओके एंड दैट्स व्हाई फिर ये वाला जो ट्रेड रूट है वो ऊपर से जो तक्षशिला है वो तक्षशिला से नीचे मथुरा में पहले आता था, मथुरा से उज्जैन जाता था, उज्जैन से प्रतिष्ठान जाता था, फिर ये प्रतिष्ठान से साउथ में कनेक्ट होता था अमरावती से। अमरावती इज नाउ द न्यू कैपिटल ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश नाउ। तो ये वाला जो है ये नया पैटर्न जो है वो मौर्यंस के टाइम हम लोगों को मिलना चालू हुआ था। अगेन यू कैन क्लियरली सी द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी। जैसे ही आपका श्रावस्ती ओके विच वॉज बेसिकली कैपिटल ऑफ द कोशाला डायनेस्टी एंड कोशाला को हरा दिया था मगध ने, तो श्रावस्ती का इंपॉर्टेंस खत्म हुआ एंड ट्रेड रूट जो है वो बेसिकली नए जगह पे सिचुएट हो गए। तो ये जो उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ डेवलप हुए इंडिया में एंशियंट टाइम में, ये डेवलप होने के पीछे का रीजन ही वही था। क्या था? तो जियोग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट सोर्सेस इंडिया में अवेलेबल है। तो कहीं हम लोगों को कॉपर मिल रहा है, कहीं हम लोगों को गोल्ड मिल रहा है, कहीं हम लोगों को आयरन मिल रहा है और ये पूरे इंडिया में सप्लाई होना जरूरी है। वैसे ही कहीं हम लोगों को राइस मिल रहा है, कहीं हम लोगों को बार्ली मिल रहा है, कहीं हम लोगों को स्पाइसेस मिल रहा है। तो इसका भी इंटरनल ट्रेड इंडिया में फ्लो होता था एंड इसी के वजह से अल्टीमेटली इंडिया में इलेबोरेट ट्रेडिंग पैटर्न आया। तो आपके जो ज्योग्राफिकल सेटिंग वाला जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी सिर्फ यही बताना चाहता है कि दिस आर द ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ऑफ इंडिया, जिसके वजह से नाउ चैप्टर 5 ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे कि इसी ज्योग्राफी का इन पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के ऊपर क्या असर हुआ। इन नटशेल इंडस वैली, thereafter Gangetic Valley, thereafter Himalayas, thereafter Vindhyas, thereafter फिर खैबर पास, thereafter फिर बोलन पास। एंड एज फार एज साउथ इंडिया इज कंसर्न देन दिस इज बेसिकली कृष्णा तुंगभद्रा वाला डो एंड thereafter दिस इज बेसिकली कावेरी वाला एरिया। एंड इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टीज या फिर सिविलाइजेशन बने हैं ये इन्हीं ज्योग्राफिकल पैटर्न के वजह से एक तो बने हैं या फिर बिगड़े हैं। एंड दैट बेसिकली सम्स अप आवर एंटायर ज्योग्राफिकल सेटिंग वाला चैप्टर। कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें और समझाने लायक ओके, बट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री दैट इज समथिंग दैट आई हैव पास्ड ऑन टू यू। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट रहेगा गाइज ओके देन यू जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट ओके। हम लोग अब डाउट लेंगे बट डाउट लेने से पहले थोड़ा सा आई विल डू द प्रमोशन राइट, अ बिट ऑफ प्रमोशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। So I am faculty of the history optional guys in the study IQ. I have myself scored more than 300 marks in the history optional, जिसका mark sheet I have shared on the demo video. Just search for the demo video of the history optional, उसमें आपको दिख जाएगा। तो I am now going to launch the second batch which is going to start from 10th of November and इस बार हम लोग medieval India से चालू करने वाले हैं। फर्स्ट बैच को आई हैव गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट टू ऑल ऑफ यू। एंड ये वाला जो बैच है इसके कुछ जनरल फीचर्स आई विल टेल यू इन क्विकली।
तो सबसे पहले तो पीपीटी बेस्ड लेक्चर आपको मिलेंगे। तो पीपीटी बेस्ड लेक्चर जब रहते हैं कम टाइम में ज़्यादा पोर्शन इफेक्टिव वे से आपको कवर अप हो जाएगा। विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो विजुअल मेमोरी जो आपको होती है वो आपको यूपीएससी में हमेशा से ही फायदा देगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो मटेरियल है वो मैं आपको 3 फॉर्मेट का दूंगा। सबसे पहले तो मेरे पीपीटी का एक्सेस आपको मिलेगा। देयर आफ्टर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हैंड रिटन नोट। तो हैंड रिटन नोट मतलब जब हमारा लेक्चर चल रहा है तब एक बंदा बैठ के यहाँ पे सारे के सारे जो नोट्स है वो लिख रहा है, ताकि रनिंग नोट्स का भी बहुत जगह पे इनिशियल लेवल पे बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि सर रनिंग नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो इफेक्टिव रनिंग नोट क्लास के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रक्स मटेरियल। तो ऑप्शनल में आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक पढ़ने पड़ते हैं, तो हर एक रेफरेंस बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट आई एम गोइंग टू पिक अप एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू इन माय क्रक्स मटेरियल, ताकि आपको सब बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ क्रक्स मटेरियल पढ़ के भी ऑप्शनल अच्छे से कवर अप कर पाओ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई एम ऑल्सो कवरिंग दिस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, ओके। तो ये एनसीईआरटी तो मैंने मेरे एक्चुअली फाउंडेशन के बच्चों को प्रॉमिस किया था, बट नाउ आई एम कंडक्टिंग इट ओपन कि आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए जो नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट है। तो आई एम गोइंग टू कवर इट अप फॉर द मीडिएवल ऑल्सो एज वेल एज फॉर द मॉडर्न इंडिया टू। So I'm going to launch this batch from 10th of November onward, guys, and obviously I'm going to provide this particular batch to you at a very affordable rate at 12,500 if you use my code SNLive. And if you are from non-history optional background, तो non-history optional background में तो we are going to launch with our next batch of the GS Foundation course. फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स में एंड वीडियोस में समझाया था। वन ऑफ मेन रीजन कि व्हाई आई फेल डिस्पाइट स्कोरिंग 300 प्लस मार्क इन ऑप्शनल इज लैक ऑफ फाउंडेशन। मैंने कभी फाउंडेशन कोर्स किया नहीं, तो 2 अटेम्प्ट यार मेरे को ना सारी चीज़ें समझने में ही चले गए, और जब वो 2 और 3 अटेम्प्ट इनिशियल के मैंने वेस्ट किए चीज़ें समझने के लिए, उसके वजह से बाद में तो मैंने पिकअप कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे। तो दैट इज समथिंग दैट मस्ट नॉट हैपन विथ यू, एंड दैट्स अ फाउंडेशन जो है वो हमेशा इसेंशियल होता है। इट विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज। तो वी एट स्टडी IQ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस कोर्स अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ यू यूज माई कोड SNLive। एंड फिर इसमें मेंटरशिप सेशन होंगे, आपका प्री एज वेल एज मेंस दोनों जो है इसमें इफेक्टिवली कवर अप हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली विल ऑल्सो बी गेटिंग गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, ओके। तो दिस इज समथिंग फॉर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग एट द स्टडी IQ, एंड दैट विल बी इट। 4th चैप्टर मेरे तरफ से तो एंड है। जोग्राफिकल सेटिंग हार्डली 2 या 3 पेजेस का ही चैप्टर है, कुछ इसमें और ज़्यादा पढ़ाया है नहीं, बस इन्होंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हिस्ट्री अब इससे आगे जब बढ़ेगी तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है कि कौन से पहाड़ कहाँ पर है, कौन सा रिवर कहाँ पर है। इसके बिना थोड़ा सा हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग में आगे दिक्कत जाएगी। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज, ओके। दैट इज फॉर द 4th चैप्टर। अब डे आफ्टर टुमारो, कल संडे है तो मैं छुट्टी लूंगा, तो परसों इवनिंग एट 7 o'clock वी विल मीट फॉर द चैप्टर नंबर 5। तो अब मैं लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला मंडे को। सो नाउ यू कैन आस्क मी एनी डाउट दैट यू आर हैविंग रिलेटेड टू चैप्टर ऑल्सो, ओके, या फिर एनी जनरल डाउट दैट यू माइट बी हैविंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके, ये पर्टिकुलर चैनल पे यू विल बी गेटिंग मटेरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंडिएवर दैट वी आर डूइंग टुगेदर। तो आपको ये पीपीटी भी मिलेगी, एंड पीपीटी के साथ साथ फिर यू विल बी गेटिंग एक्सेस ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑल्सो, जो क्रक्स रहेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे एनसीईआरटी को मैंने 74 पेजेस में सम अप कर दिया है। तो एक एक चैप्टर तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही, बट जब 27 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंपाइल पीडीएफ भी मैं 74 पेजेस का आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो एनी डाउट फ्रॉम द लेक्चर टुडे इफ यू आर हैविंग, देन नाउ लेट मी नो, ओके। जिसको डाउट नहीं है दे कैन मूव अहेड, आई डोंट माइंड गाइज, ओके। यस, हाँ, ओके। सो चलो वन बाय वन, ओके। एनी डाउट, कंप्लीट, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ओके। कौन से बुक्स होंगे वो तो मैं कवर करवाऊंगा यार, डोंट वरी, ठीक है। ये भी है सर जी, समुद्र आया होता बाबर, मजा आ जाता ठीक है यार, एब्सोल्युटली राइट, हाँ, सिंपल है। यार हिंदी में मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, देखो यार थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज का भी बैरियर है, ओके। तो हिंदी मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अब आपसे झूठ क्या ही बोलना, राइट। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, मेरा जो एजुकेशन है वो मराठी मीडियम में हुआ है, ठीक है। तो हिंदी मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बोल तो लेता हूँ बढ़िया से, बट यार ये वर्ड हैवी है, इनको कन्वर्ट करने के लिए मुझे ही नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, ओके।
तो थोड़ा सा आप आपके लेवल पे मेहनत करो, दैट इज़ व्हाट आई विल रिक्वेस्ट टू यू अल्टीमेटली, कि थोड़ा सा मेहनत आपकी तरफ से भी करो, थोड़ा अच्छा रहेगा यार, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो है ओके आंसर राइटिंग के लिए PYQs ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, PYQ के ऊपर ही आपको फोकस करना है। ओके यस ओके सो ओके और कोई ठीक है। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, कंप्लीट तो मैं करवा लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यस ओके सर प्लीज टेल मी क्या स्टडी IQ की एथिक्स बुक आएगी। अभी के लिए तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं एक बार पूछ लूंगा कंटेंट टीम से अगर दे आर इन दी ऑफ रेंज की कोई बुक आने वाली है कि नहीं एथिक्स की। ओके एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। यस आंसर राइटिंग जो है मैं ओके GS का तो यूट्यूब पे करवाऊंगा कभी, बट अभी के लिए तो मैं ऑप्शनल का 2-3 सेशन प्लान किया है मैंने अगले आने वाले हफ्ते में। आई एम गोइंग टू टेक ऑप्शनल का आंसर राइटिंग, ठीक है। ओके देयर आफ्टर आंसर लिखने के लिए जो चेक कैसे होगा कि जो लिखे है सही है क्या नहीं। देखो पहली चीज तो ओके आंसर राइटिंग में आई एम गोइंग टू टेक अप द सेशन, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू इन माई ऑप्शनल कोर्स कि भाई आंसर राइटिंग जो आप करोगे उसको भी मैं चेक करवा के दूं। वी आर प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, पहले ही बहुत लो रेट है, उसमें मैं चेक नहीं करवा पाऊंगा, बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू, और जो मैं अभी मेरे बच्चों के लिए कर भी रहा हूँ जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया, इज दैट सेंड मी द आंसर, मुझे एक 7 से 10 दिन का टाइम दे देना, एंड देयर आफ्टर आई माई सेल्फ विल इवैल्यूएट योर आंसर एंड आई विल गिव यू द फीडबैक, ठीक है। यस बट इसमें कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, कोई ऐसी सेपरेट टीम मैंने आंसर राइटिंग के लिए बनाई नहीं है। ओके हाँ ये किसने बताया आपको कि गोल्ड वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। भाई गोल्ड के गहने मिले हम लोगों को। ओके तो हड़प्पा के ऊपर अब हम तो लेक्चर लेंगे, बट अगर आपको इंटरेस्ट है कि गोल्ड मिला है कि नहीं तो जस्ट स्टडी IQ हड़प्पा टाइप करना, मेरा ही वीडियो है जिस जो मैंने पूरे 2.5 घंटे में हड़प्पा कवर करवाया, उसमें आपको गोल्ड के गहने मिलेंगे भी। ये किसने बोला कि भाई गोल्ड IVC लोगों को पता नहीं था, दे वर अवेयर ऑफ इट एंड दे वर मेकिंग ज्वेलरी आउट ऑफ इट। हमारे पास तो उसके एविडेंसेस भी अवेलेबल है दोस्तों। ओके तो आप एक बार सर्च कर लेना, या फिर जब लेक्चर आएगा तब तो मैं आपको दिखाई दूंगा, बट अभी आपको इंटरेस्ट है कि कैसे दिखते थे, देन जस्ट सर्च फॉर इट, लेक्चर देख लेना एक बार मेरा हड़प्पा का, ठीक है। यस ठीक है। आंसर राइटिंग का जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ये लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके नॉट ओनली फॉर द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द स्टेट सर्विसेज, एंड देयर आफ्टर आपका CDS भी होगा, या फिर इवन आपका UPSC का दूसरा जैसे CAPF वगैरह एग्जाम होते हैं उसके लिए भी। अगर हिस्ट्री आपको सब्जेक्ट है देन इसके बाहर तक कुछ आएगा नहीं यार, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब पास तो पास्ट ही है, यही सब पढ़ेंगे तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके आंसर राइटिंग मैंने आपको बता दिया था यार कि ठीक है पहले तो मैं ऑप्शनल से ही चालू करूंगा। ओके ठीक है, एंड देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट विद द GS, बट GS वाला मैं दिसंबर से पहले तो नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज आई एम जैम पैक्ड अगले 1-2 महीने के लिए, ठीक है। तो दिसंबर के एंड में कहीं ना कहीं पे तो आई एम गोइंग टू टेक द आंसर राइटिंग फॉर द GS मेंस, ठीक है, तब तक नहीं। ओके यस लेक्सिकॉन इज अ ओल्ड डेटेड बुक, उसको छोड़ दो, अब लेक्सिकॉन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके मार्केट में नए बुक्स आपको जरा नए बुक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आई कैन नॉट गिव यू द नेम राइट नाउ एब्सोल्युटली, ठीक है। यस बट ड्रॉप मी अ पर्सनल मैसेज, अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज मुझे डालना है, जॉइन माई इंस्टा अकाउंट पर मुझे पर्सनल मैसेज डाल दे, डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट, ठीक है। यस लाइव लेक्चर में थोड़े से ये होते हैं ओके रेस्ट्रिक्शंस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके RS शर्मा इज मोर देन सफिशियंट, मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज यू कैन कंसिडर एज अ होली बुक। ओके इसके आगे कुछ नहीं है, ये गीता है एंशिएंट इंडिया की, ऐसे पकड़ के चलिए, अगर आपने ये कवर अप कर ली तो आपको सब कुछ कवर अप हो जाएगा। एंड अगर आपने लेक्चर भी देख लिया इसमें मेरे साथ तो आई एम टू गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जैसे आज वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि ये जोग्राफिकल सेटिंग्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, गॉट इट। तो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछती है। एज फार एज UPSC मेंस इज कंसर्न, एक क्वेश्चन आता है यार, 15 मार्क का एक क्वेश्चन, उसके लिए आप 500 साल का वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तो छोड़ दो ना वो चीज़ को, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एकदम एंड में रखना। ओके अपने प्रिपरेशन के जब आपका पूरा एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाए, फिर पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक GS 1 2 3 4 सारी चीज़ें खत्म हो जाए, फिर कुछ मज़ा नहीं आ रहा है प्रिपरेशन में, तब जाके वो वर्ल्ड हिस्ट्री कीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए यू कांट रीड 500 ईयर्स का हिस्ट्री, दैट्स स्ट्रिक्ट नो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। यस सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, डाउट्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो नाउ विल स्टॉप द लेक्चर, नाउ विल मीट अगेन गाइस, ठीक है।
अब हम वापस कब मिलेंगे, तो विल मीट ऑन मंडे। कल छुट्टी है, आप भी छुट्टी का मजा लीजिए, मुझे भी लेने दीजिए। तो मंडे को नाउ विल मीट एट 7 o'clock, ठीक है। तो 7 PM मंडे को विल स्टार्ट विथ चैप्टर 5, ओके। तो चैप्टर 5 से चालू करेंगे, फिर 5 से लेके 10 तक का कवर अप कर लेंगे मंडे टू सैटरडे, ओके। चलो गाइज, देन नो डाउट्स आर देयर, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर। सौरभ अभी सर डाला है तो जल्दी जल्दी आगे भी जल्दी लिखो, ओके, आई विल वेट। हाँ, आपका कोई डाउट छूट गया उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देना यार, बीच में इतने सारे डाउट है, वो बीच बीच में एक हाथ दूसरा छूट जाता है, ओके। इफ आई हैव नॉट क्लियरिफाइड द डाउट देन जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट अगेन, ठीक है। एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ यस, ऑप्शनल मीडिएवल से चालू होगा, तो मीडिएवल, देयर आफ्टर मॉडर्न इंडिया, फिर मॉडर्न वर्ल्ड एंड फिर एंशियन, ओके। यूजुअली हिस्ट्री ऑप्शनल की जब आप बात करते हो तो ये जो चारों सेक्शन है कॉम्पैक्ट है, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, देयर इज अ क्लियर कट सेपरेशन, ओके, सिंपल है, ओके। हाँ, बिकॉज मेरा एंशियंट का पहला बैच चालू हुआ था टू बी ऑनेस्ट, तब अब सेकेंड मीडिएवल चालू होने वाला है, तो मीडिएवल से मेरा सेकेंड बैच चालू होगा, फिर मॉडर्न इंडिया से थर्ड बैच चालू होगा, और एक कंटिन्यूस सीरीज में चलेगा। ऑफलाइन में भी अगर आप जाओगे तो यही वाला पैटर्न अडॉप्ट होता है, बट इसमें कैसे होता है कि एक बार बैच चालू कर लिया तो फिर बहुत टाइम पे आपने पहले दिन से एडमिशन नहीं लिया रहता है, तो यू कांट वेट फॉर 5 months ना यार, क्रूशल टाइम पीरियड होता है। तो 5 मंथ आप थोड़ी ना मैं आपको वेट कर रहा कि मेरा 5 महीने बाद ही नया बैच चालू होगा। सो दैट्स वाई ये पीरियोडिकली आई एम ओपनिंग अप द न्यू बैचेस। तो अब मेरा एंशियंट वाला बैच जो था वो फर्स्ट बैच था, वो खत्म हो गया, तो अब दिस इज द बैच 2। तो बैच 2 मेरा मीडिएवल से चालू होगा, तो आप मीडिएवल में एनरोल करोगे तो विल स्टार्ट विथ मीडिएवल, फिर मॉडर्न इंडिया कवर होगा, फिर वर्ल्ड इंडिया कवर होगा, एंड फिर बाद में आपका एंशियंट इंडिया कवर होगा। दिस विल बी इन कंटिन्यूएशन विदाउट एनी गैप इन बिटवीन, ओके। यस, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यस एब्सोल्युटली गाइज, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो देन, नो डाउट्स आर देयर, सो आई स्टॉप द लेक्चर नाउ गाइज, ठीक है। या ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से चारों इंपॉर्टेंट है, एज फार एज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड जीएस पर्सपेक्टिव है तो आपका एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दो, कुछ नहीं आने वाला है वहां से जीएस में, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, उसके लिए मैंने सेपरेट 3 ओरिएंटेशन लेक्चर ही रखे हैं। तो आपका 10 तारीख को, 12 तारीख तो एंड 14 तारीख को सेपरेट ओरिएंटेशन होगा, एंड देयर आफ्टर 15 से एक्चुअल लेक्चर चालू होंगे, गॉट इट। तो इसके लिए मैंने आपको 3 सेपरेट ओरिएंटेशन लेक्चर रखे, जिसमें आई विल गिव यू द ऑल अंडरस्टैंडिंग इन इलैबोरेट वे, जो आपको लगेगी ऑप्शनल समझने के लिए, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरी जिम्मेदारी है यार, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, डोंट वरी, ओके। सो चलो, आई होप इट इज क्लियर, सो शॉल वी स्टॉप, ओके। और कोई डाउट? नो डाउट्स, परफेक्ट, ठीक है। सो चलो गाइज, देन विल स्टॉप ओवर हियर, ओके। तो अभी हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली ऑन मंडे एट 7 o'clock, ओके, एंड विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, ओके, थैंक यू, श्योर गाइज, थैंक यू।